उससे पहले हम आपको ले चलते हैं इजरायली सेना के उस कैंप में जहां हमास की टनल से बरामद आतंक का जखीरा रखा गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता राहुल डबास की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास के आतंकवादियों ने जिन तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और जो उनके बंकर के अंदर, सुरंग के अंदर मौजूद थे, वो आपको दिखाएंगे। दरअसल ये है डुअल वॉरहेड लीनियर थर्मोबैरिक आरपीजी। थर्मोबैरिक का अर्थ ये है कि जब इसे आगे से या पीछे से फोड़ा जाता है तो लगभग उस इलाके का तापमान, 100 मीटर का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्मोबैरिक का जो किया गया है ये मेड इन गाज़ा है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं, यानी इसमें बाहर से मदद नहीं ली गई है, कम से कम मटेरियल की। हो सकता है 3D प्रिंट शुरू में इनिशियली मिले हुए ईरान से, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ है वो गाज़ा के अंदर हुआ है। और ये टनल्स के अंदर अभी तक जितने हथियार मिले हैं उनमें सबसे लेटेस्ट है कि आप इसकी अगर वेट देखेंगे लगभग 2 से लेकर 3 किलो के आसपास होगा। आसानी से इसको लेकर जाया जा सकता है और जैसे ही आगे से टकराएगा, और ये एक्टिव है, ये डिफ्यूज़ करे हुए नहीं है, इसलिए मैं कहा गया कि आप ग्लव्स पहने और बहुत सलीके से इसे उठाएं, क्योंकि आगे से जैसे ही हटेगा उसके बाद धमाका होगा और लगभग 100 मीटर 300 मीटर का इलाका पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नहीं दर्जनों की संख्या में थर्मोबैरिक RPG-7 यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद हम आपको जो दिखाएंगे वो दरअसल है जो छोटे बम हैं, ये है RPG डुअल वॉरहेड रॉकेट्स। और इनका इस्तेमाल किया जाता है जब हम दूर तक निशाना मारना चाहते हैं तब, क्योंकि इसे एंटी पर्सनल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो विंग्स है, जो विंग्स आप पीछे देख पा रहे हैं, ये एरोडायनामिक्स के लिहाज से है, क्योंकि इससे जब ये ट्रैवल करेगा तो इसकी जो गति है वो बनी रहेगी, जो इसकी दिशा है वो बनी रहेगी। तो प्रोपेलर्स के सहारे इसकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। और ये एक बार चलाने के बाद लगभग आप मान के चलिए कि 800 मीटर के आसपास का डिस्टेंस आसानी से कर सकते हैं। तो ये वो हथियार हैं जो ईरान से आए हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है ईरान के हथियार जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं जो माइंस हैं, एंटी पर्सनल माइंस, और एंटी पर्सनल के साथ साथ जो यहाँ पर एंटी टैंक माइंस हैं वो आप देख पा रहे हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है टैंक्स को उड़ाने के लिए, क्योंकि अगर मरकोवा टाइप 5 की बात करें, टाइप 4 की बात करें, बेहद एडवांस टैंक्स हैं और उन्हें उड़ाने के लिए इस तरह की माइंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें कोई व्यक्ति खड़ा होगा तब इसमें एक्सप्लोजिव नहीं होगा, तब ये विस्फोट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर विस्फोट करने के लिए लगभग 200 किलो का वेट चाहिए और उसके बाद ही एक्सप्लोर होगा और उसके बाद एक बड़ा सा धमाका हो जाएगा। तो ये वो है जो ईरान के ज़रिए हथियार मिले हैं, जो एंटी टैंक माइंडसेट है। माइंस बहुत सारी लगाई जा सकती हैं टैंक्स को रोकने के लिए। ये वो तमाम हथियार है जो हमने देखे हैं, जिस तरीके से वीडियोस IDF के द्वारा जारी की गई कि दरअसल जो बंकर है, जो टनल नेटवर्क है, जो अस्पतालों के अंदर है, स्कूल के अंदर है, वो एक पूरा का पूरा पाताल लोक है। और उस पाताल लोक के अंदर से जो हथियार निकलते हैं, उन हथियारों को हम यहाँ पर बेहद आसानी से देख पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको ईरान के हथियार दिखाए थे, अब उन्हें छोड़ा किसके जरिए जाता है, हम उसके पास आपको ले चलते हैं। दरअसल ये है RPG-7 मैनपैक। इसे मैनपैक क्यों कहा जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैनपैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मैन पोर्टेबल RPG सिस्टम। इसे उठा करके, और इसकी अगर वेट की बात करें लगभग 10 किलो के आसपास का वेट है, इसे इस तरीके से उठा करके अपने कंधे पर लगा करके फायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो आपको मिलता है वो मिलता है स्टेबिलिटी, जिस तरीके से मेरे कैमरा सहयोगी इस्तेमाल कर रहे हैं कैमरे का। और जो पीछे से निकलता है वो है उसका थ्रस्ट, यानी जो थ्रस्ट है वो पीछे से निकलता है और यहाँ से जब आप निशाना लगाते हैं तो आप आराम से किसी भी बख्तरबंद को निशाना बनाने के लिए वो काफ़ी है। तो थ्रस्ट निकालने के लिए ये पीछे वाला सिस्टम है जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, इससे इसका थ्रस्ट निकलता है और जो मिसाइल है वो आगे से निकलती है और ये मैनपैक इस तरीके से काम करता है। हालांकि ये बहुत पुराना डिज़ाइन है, सोवियत युग का डिज़ाइन है और यहाँ पर हम बड़ी संख्या में इसे देख पा रहे हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे RPG-29। ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? RPG-29 की बात करें
तो ये ऐसा मैन पैक है जैसा हमने यूक्रेन रशिया की वॉर में देखा था, जिस तरीके से जेवलिन हथियार काम करता है जो मेड इन अमेरिका है, जिसके ज़रिए T-72 T-90 टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा था, वैसे ही RPG-29 है। दरअसल ये ईरान की तरफ से मिली हुई टेक्नोलॉजी है और इसके ज़रिए दुनिया के सबसे एडवांस टैंक्स में से एक मर्कावा मार्क 5 मार्क 4 को निशाना बनाया जाता है, जिसके अंदर रिएक्टिव आर्मर होता है। अगर इसके भार की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा भारी हथियार है और इसे भी इसी तरीके से आप अपने कंधे पे लगा करके, और ये ट्रिगर में चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं, जो ट्रिगर है इसे निशाना बना करके सीधा इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ से आप एम करेंगे, ये एम करने के लिए जो ये आगे दिख रहा है आपको, इसमें देखिए 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर जो यहाँ पे बहुत प्यार से आप दिखाइए मुकेश जी, इससे आप एम करेंगे और एम करने के बाद जब ट्रिगर दबाएंगे तो बहुत दूर तक ये निशाना दागने में सक्षम है। तो ये हम देख सकते हैं RPG-29, जिससे मर्कावा मेन बैटल टैंक को निशाना बनाया जाता है। और इसके अलावा ये तमाम हथियार हैं जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह की मशीन गन, असॉल्ट राइफल अब हम देख पा रहे हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ पैरामिलिट्री के साथ काफ़ी काम किया है, तो हम आपको दिखा पाएंगे। सबसे पहले मुकेश थोड़ी सी आगे आइए और सबसे पहले दिखाइए इनके बुलेट्स को, इनकी गोलियों को, इनके कैलिबर को। दरअसल जो हम सबसे पहले देखते हैं वो 9 कैलिबर यानी छोटे राउंड्स, और इसे हम AK-47 से लेकर के और इस तरीके से पिरो करके हम लाइट मशीन गन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो राउंड है जो हम लाइट मशीन गन में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये जो हैवी कैलिबर के राउंड है, ये वो राउंड है जो हम हैवी मशीन गन में इस्तेमाल करते हैं। यानी हैवी मशीन गन के राउंड्स आप अलग देख सकते हैं, जिसे हम बंकर बस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं उड़ाने के लिए। और ये छोटे हैं जो एंटी पर्सनल हैं, ये लोगों को मारने के लिए है। जो छोटे राउंड्स आपको नज़र आएंगे दरअसल ये राउंड्स हैं जो लोगों को मारने के लिए, और जो बड़े राउंड्स हैं ये वो राउंड्स हैं जिसके ज़रिए आप निशाना बना सकते हैं एक बख्तरबंद गाड़ी को। वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना। वो बहुत सारे राउंड्स हैं, पूरी की पूरी मैगजीन यहाँ पर असॉल्ट राइफल की आप मैगजीन देख सकते हैं किस तरीके से मैगजीन है। लाइट मशीन गन है, लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से आप इसे लेट करके, क्योंकि लाइट मशीन गन का थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, आप लेट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एम कर सकते हैं और एक पूरी की पूरी मैगजीन को एक साथ खाली किया जा सकता है। ये वो मशीन गन है, लाइट मशीन गन है, जिसका इस्तेमाल अभी तक हमास के आतंकवादी करते हुए नजर आए थे। एम लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम इसके ज़रिए, इसके मल्टीपोर्ट के ज़रिए मिल जाता है। और यहाँ पर जब हम फायरिंग करते हैं तो निशाना लगा करके, और निशाना सामने से, यहाँ से निशाना लगाया जाता है इस होल से, और यहाँ से निशाना लगा करके आतंकवादी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जब अर्बन वॉरफेयर चल रहा है। क्योंकि अब गाज़ा की जंग अंतिम दौर में है, अब दक्षिणी गाज़ा पट्टी में जंग चल रही है, और ऐसे में ये लाइट मशीन गन एक तरह की और दूसरी तरह की लाइट मशीन गन, ये दोनों मशीन गन्स हैं जो बेहद इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। वो हम यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये पुराने ज़माने की AK-47 काशनिकोव रशियन मेड AK-47 के लिए बात कहें तो जब हमने इन्हें देखा था वियतनाम युद्ध में, तब से लेकर अभी तक ये कहा जाता है कि ये जो मशीन है, असॉल्ट राइफल है, वो दरअसल इस तरह की होती है कि आप इसे दलदल में छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद भी ये चलना काम नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी, इसमें जितना मर्जी जंग लग जाए, लेकिन ये हमेशा गोलियां निकालते रहेगी। जब तक ये बैरल काम कर रही है तब तक ये गोलियां निकालती रहेगी। तो इस हालत में भी ये असॉल्ट राइफल AK-47 कई लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह की हम असॉल्ट राइफल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। और इस असॉल्ट राइफल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप आसानी से अलग अलग शेप में कर सकते हैं, यानी जिसका पीछे का हिस्सा है वो आगे कर सकते हैं, जिससे ये छोटी गन्स के तौर पर चेंज हो जाती है। और यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं दरअसल ये है SA-7। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह एंटी एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर F-16 की बात करें, F-15 की बात करें, बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के रूप में, हेलीकॉप्टर के साथ साथ हवाई जहाज़ के रूप में, लेकिन बहुत नीचे उड़ान भरते हैं जब भी प्रिसीजन तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया जाता हो। तो यहाँ पर आप
अगर इसकी बात करें तो ये जैसे हमने बताया स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, ये बिल्कुल अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल सिस्टम से काफ़ी हद तक सेम है। स्टिंगर मिसाइल सिस्टम हमने देखा था रशिया यूक्रेन के वॉर में, इस तरह के वॉरहेड्स को यहाँ पुट किया जाता है, फिर ट्रिगर करके आप इसे यहाँ लगा सकते हैं और फिर जब इसको आप मैन पैक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जैसे स्टिंगर मिसाइल सिस्टम काम करता था कि नीचे उड़ने वाले लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ को निशाना बनाता था, तो उसी तरीके से ये भी आसानी से निशाना बना सकता है कि अगर इसे में काफ़ी भारी है, बहुत ही ज़्यादा भारी, अगर इसे उठा के देखें तो इस तरीके से आप इसको ले करके सीधा निशाने पे ले सकते हैं। जो हवाई जहाज़ हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें आप निशाने पे ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी इस तरफ आएँ और वहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं जो एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसकी SA-7 की बात करें तो इस तरह के जो इसके राउंड्स हैं स्टिंगर मिसाइल टाइप की, इसे आप लगा करके यहाँ फिट करके और सीधे तौर पर किसी भी नीचे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को या नीचे उड़ने वाले हवाई जहाज़ को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो ये वो तमाम हथियार हैं जो हमास के पतालोक से अभी तक निकले हैं। ये वो तमाम हथियार हैं जो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पतालोक का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों ने किया, उस तरीके से इस्तेमाल किया कि यहाँ पर जंग को जितना लंबा हो सके उतने लंबे तक जारी रखा जाए। जंग अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है, बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन युद्ध भी जारी है और जारी है न्यूज़ नेशन पे खबरों का सफ़र जो कभी भी नहीं रुकता। कैमरे सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, इजराइल। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास। सीधा गाजा बॉर्डर से लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चला है युद्ध को शुरू हुए और अब टनल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले अल शिफा अस्पताल को देखा था, संसद को देखा था जो गाजा पट्टी के अंदर हमास के नियंत्रण में मौजूद है, और हमने देखा था कि गाजा शहर की यूनिवर्सिटी पर कब्जा हो चुका है। अब जो काम किया जा रहा है, दरअसल वो काम किया जा रहा है टनल नेटवर्क के अंदर। हमास टेररिस्ट नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए टनल्स को खंगालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर ही वो भी हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है, यानी जिन्हें किडनैप करके लेके गया, उन तमाम हॉस्टेज को छुड़ाना भी एक प्रमुख प्राथमिकता है। दरअसल जो ये सामान है, ये सामान है जो टनल्स में से बरामद हुआ है। ये उन आतंकवादियों का नहीं है, बल्कि अगर इस तरफ के सामान की बात करें तो ये वो सामान है जो हॉस्टेज का है। वो लगभग 250 के आसपास लोग जो हमास की गिरफ्त में है, हमास की कैद में है। कुछ टनल्स ऐसी मिली है जहां पे उनका सामान तो मिला है, लेकिन अभी भी जितने लोगों को अगवा करके हमास के आतंकवादी ले गए हैं वो पूरी तरीके से उनकी गिरफ्त से निकल नहीं पाए। लेकिन जो सबूत है वो न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा रहा है। भारत का एकमात्र चैनल जो आपको दिखा रहा है वो सामान जो हॉस्टेज का है, जो उन हॉस्टेज का है जो फिलहाल भी हमास की गिरफ्त में है, और उनका सामान यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और ये वो सामान है जिस सामान से ये तय हो जाता है कि अभी भी जितने लोगों को अपहरण करके ले गए हैं उनमें से अधिकांश लोग ना सिर्फ जीवित है बल्कि हमास की गिरफ्त में हैं। यहाँ तक के जो तमाम बैग है वो वही हैं। यहाँ पर हिब्रू में लिखा भी हुआ है कि ये जो सामान है वो तमाम हॉस्टेज का है, उन लोगों का है जिन्हें अगवा करके लेके गए। और इससे साबित हो जाता है कि किस तरीके से जो अगवा किए गए लोग हैं वो अभी भी हमास के कैद में है, हमास टेररिस्ट की कैद में है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला होंगी उनका यहाँ पे बैग और अलग अलग तरह का सामान हम देख पा रहे हैं। इसमें ये पूरा सामान ऐसा है जो कैद किए हुए लोगों का है। जब इसके आगे हम चलते हैं तो ये सामान भी उन्हीं सुरंगों से बरामद हुआ है, लेकिन ये है हमास के आतंकवादियों का, हमास टेररिस्ट का। यहाँ पे आप सामान देख सकते हैं किस तरीके से जो उनकी वर्दी है, और वर्दी भी अलग अलग कलर की। आप एक बार सोच के देखिए, अब जब 1.5 महीने का वक्त हो गया कि ये जो यूनिफॉर्म है ये अलग कलर की है, ये यूनिफॉर्म अलग कलर की है, ये यूनिफॉर्म अलग है और ये यूनिफॉर्म अलग है। आप 5 से 6 कलर की यूनिफॉर्म देख सकते हैं। और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि हमास के आतंकवादी कभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो रिज़र्व फोर्सेस की यूनिफॉर्म में है। मुकेश, आप यहीं पर ही फोकस रखिए कृपया। आप ये देखिए कि जो ये यूनिफॉर्म है ये IDF के रिजर्व फोर्सेस की है, ये मेन बैटल ग्रुप की है, ये उनकी टैक्टिकल यूनिट की है और ये कमांडो यूनिट की है। यानी 4 तरह की फोर्स जिनका इस्तेमाल
किया जाता है आईडीएफ के द्वारा, उनकी यूनिफॉर्म के होने का अर्थ क्या है? उनकी यूनिफॉर्म के होने का अर्थ ये है कि जब हमला किया जाता है, जब छापामारी युद्ध होता है, तो उसमें हमास के आतंकवादी दरअसल क्या करते हैं? वो करते हैं कि जो इजराइल के सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना, स्पेशल ग्रुप, टैक्टिकल ग्रुप, इनकी यूनिफॉर्म को पहन करके हमले को अंजाम देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि जो सामने लोग मौजूद हैं वो आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वो इजराइल के फौजी हैं, इजराइल के सैनिक हैं। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म को भी कॉपी किया गया। और इसके पीछे जो आप सामान देखेंगे, ये दरअसल उन हथियारों का जखीरा है जिन हथियारों का जखीरा यहाँ से टनल नेटवर्क से बरामद हुआ है। तो सिर्फ न्यूज़ नेशन, भारत का एकमात्र चैनल जो आपको बता रहा है कि अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म रखी गई है, जो इजराइल की सेना की यूनिफॉर्म है। और ये हथियार देखिए, इतने सारे हथियार, यानी 2007 से लेकर अभी तक जो कोशिश थी हमास की वो यही थी कि जितना संभव हो उतनी तैयारी की जाए इस जंग के लिए, जिस जंग को अब अंजाम दिया गया है। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, आईडीएफ कैंप, इजराइल। अब दरअसल देख लीजिए उन गाड़ियों को जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी के अंदर करते थे, और ये वो गाड़ियां हैं जो मानवीय सहायता के तौर पर विभिन्न देशों की तरफ से दी गई है। दरअसल इसके नंबर प्लेट को, चेसिस नंबर प्लेट को मिलान किया गया है, जिससे पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान और दुनिया के अलग अलग देश जो इन गाड़ियों को देते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उन गाड़ियों को जो मानवीय कॉरिडोर, मानवीय सहायता के हिसाब से इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, उनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी करते हैं। और ये वो तमाम सामान है जो गाजा पट्टी से यहाँ पर लेकर आया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बताया गया वो 6 नंबर से मिलान किया गया है, बाकी चीज़ों से मिलान किया गया है, ताकि इस तय किया जा सके, बताया जा सके कि जो गाड़ी है वो साउथ कोरिया की तरफ से आई है, जापान की तरफ से आई है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है, अमेरिका की तरफ से आई है, और काफ़ी हद तक जो दवाइयाँ हैं वो भारत की तरफ से भी दी जाती थी मानवीय सहायता के लिए। तो देखिए ये वो गाड़ियाँ हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। गाजा पट्टी जो उनके रूल वाला इलाका था, जहाँ अब उनका अधिकार खत्म हो चुका है, और इन गाड़ियों का इस्तेमाल दरअसल किया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो रफा कॉरिडोर से पहुंची थी। इसके अंदर वो तमाम सामान था, दवाइयां थी, कंबल थे, बाकी सामान था, लेकिन उन सामान का और बाकी ह्यूमैनिटेरियन एड का किस तरीके से हमास के आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, ये प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष के साथ साथ ये गवाह भी है, क्योंकि इसके 6 नंबर से जो बाकायदा इंटेलिजेंस ग्रुप्स हैं वो मिलान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि जब आप मदद की कोशिश करते हैं गाजा पट्टी में, तो बहुत बार जो मदद है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिन लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए, और वो मदद पहुंच जाती है आतंकवादियों तक। और वही स्थिति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गाजा के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए रफा बॉर्डर से जो पहुँचे वाहन थे, उसका इस्तेमाल आतंकवादी करते हुए नजर आए। सीजफायर खत्म होते ही इजरायली सेना दक्षिण गाजा पर